Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 अक्टूबर 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सेंट ल्यूसिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2004 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इजी था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग पूछा गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है। इनफैक्ट चाहो तो आप लोग सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, इसके बारे में आपको नोट्स मिल जाएंगे। वो 8 से 10 लाइनें अगर आपने इस बॉडी के बारे में पढ़ी हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच ऑफिस है जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग को बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दूसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मतलब इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, मुझे नहीं लगता इसमें सर्च करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जानने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या कर सकता है वो सर्च करना, देन उसके बाद आकर इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलने वाली हैं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ नीचे, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए और है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेलीग्राम आपको चैनल देखने को मिलेगा उस टेलीग्राम चैनल के साथ साथ 2-3 और भी फेक चैनल्स बन चुके हैं। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से जो ओरिजिनल चैनल है उसी को ज्वाइन करना है। जो ओरिजिनल चैनल्स हैं उनके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एक का नाम है दीपक यादव एजुकेशन जहाँ पर 70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरा चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, वहाँ पर भी 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो मेक श्योर करना उन्हीं चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं पर सारे पीडीएफ्स और सारे अपडेट्स मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल बात करता है यहाँ पर एमजी नरेगा के बारे में, और साथ ही साथ ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे बात करी गई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में। पहले तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए। दूसरा, आर्टिकल में जो करंट इशू है वो ये बताता है कि एमजी नरेगा के जो यहाँ पर तिजोरी थी वो खाली पड़ चुकी है, यहाँ पर अब इसकी तिजोरी में कोई पैसा नहीं बचा, और इसकी वजह से आज के टाइम पर बहुत सारे राज्य लगभग 21 स्टेट्स रेड की कैटेगरी में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। पहले आपको समझना होगा एमजी नरेगा आखिरकार है क्या। तो एक डिमांड ड्राइवन स्कीम है। देखो यहाँ पर क्या है, ये गारंटी देती है, यानी कि गारंटी देती है किनको, अनस्किल्ड वर्कर को, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर्स को लेबर की कैटेगरीज में उनको जॉब्स प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 100 दिन का उनको रोजगार दिया जाता है, मिनिमम जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उसको आगे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 2-3 चीज़ें आपको एमजी नरेगा के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग हर साल हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो इस स्कीम को हम लोग एक तरीके से दुनिया का एक लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ये स्कीम ने बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा पर काम किया था, खासकर कोविड-19 के टाइम पर। इसको लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 के अंदर। नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इस एक्ट को भी
कब पास किया गया? 23 अगस्त 2005 में पास किया गया और यहाँ पर लॉन्च एग्जैक्टली कब किया गया? 2006 में यहाँ पर ये प्रॉपरली लॉन्च हो चुकी थी। उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दे सकें, 100 दिन का उनको रोजगार दे सकें। ध्यान से सुनना, ये 100 दिन का मिनिमम पीरियड है कि इतना हम लोग दे सकते हैं। इसको एक्सपेंड करके आगे अगर और भी यहाँ पर चांसेस मिलते हैं उनको तो आगे भी काम दिया जाएगा। तो 100 दिन का यहाँ पर क्या होता है? वेज प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है इस स्कीम के अंडर में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने जैसे बताया गारंटी वगैरह दी जाती है कि हाँ गारंटी के साथ आपको यहाँ पर ये काम मिलेगा। अगर यहाँ पर काम नहीं मिलता है तो उसके बदले में कुछ अलाउंस वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाता है इन वर्कर्स को। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जो पॉवर्टी वगैरह है यानी गरीबी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर वो सरकार एक तरीके से उनको कहीं ना कहीं रोजगार प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है, ठीक है। जो वेजेस हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया जाती हैं एक एक्ट के अंडर में, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है। इसके अंडर में बाय द वे वेज क्या होता है? मजदूरी को कहते हैं हम वेज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया इस स्कीम के बारे में, यहाँ पर एक गारंटी दी जाती है लगभग आपने यहाँ पर अगर इसके लिए अप्लाई किया है तो 15 दिन में आपको यहाँ पर ये फुलफिल करना होगा। अगर 15 दिन में यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास नहीं आती हैं तो उसके बाद आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाता है, कुछ पैसा मिल जाता है अगर आपके पास जॉब नहीं मिलती है इसके अंदर तो, ठीक है। हर तरीके से आपको कुछ ना कुछ फंड मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस चीज़ की इंश्योरिटी एमजी नरेगा करता है। नाउ अब इसी के जो एक तरीके से कॉफर्स हैं, इसकी जो तिजोरी है वही खाली हो चुकी है, मेन तो यहाँ पर यही देखने को मिलेगा। हुआ क्या था कि कोविड-19 का जब टाइम चल रहा था, साल 2020 के अंदर लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हुआ, आपको मालूम होगा, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को काम दिया था और यहाँ पर जो एमजी नरेगा का बजट था उस समय तो 1.11 लाख, आप कह सकते हो 1.11 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ये बजट था एमजी नरेगा का। इतना पैसा यहाँ पर एमजी नरेगा ने रिलीज़ किया था। लेकिन उसके बाद आप देख पाओगे साल 2021-22 का टाइम पीरियड यानी कि जो अब की बार का टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में इस स्कीम का जो बजट है वो उसको कम कर दिया गया था। 73,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इसका बजट किया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन्स वगैरह हट चुके थे, चीज़ें सही हो रही थी, कुछ हम लोग अलग से सप्लीमेंट्री एडिशन दे सकते थे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर काम ये जो पूरा बजट है इसको कम किया गया। लेकिन हुआ क्या, अभी जो अक्टूबर 29 है, मतलब कि कल 29 अक्टूबर था, है ना, तो कल की डेट तक हुआ क्या है कि जो इसका एमजी नरेगा का बजट है वो आप देख पाओगे 73,000 करोड़ रुपीस था, लेकिन ये क्रॉस हो चुका है। इससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च चुका है ये स्कीम के अंडर में, लगभग 79,810 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च चुका है। ऑलरेडी इसकी पेमेंट जा चुकी है, तो आप कह सकते हो ये पेमेंट हो चुकी है, ये पेमेंट रह गई है। अब उसके बाद यहाँ पर और बोला गया कि इसकी वजह से आज के टाइम पर एक तरीके से बहुत जगह पर नेगेटिव नेट बैलेंस आ चुका है, मतलब नेगेटिव में मामला जा चुका है। 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर वो रेड की कैटेगरी में आ चुके हैं, जहां पर सिचुएशन काफ़ी बेकार हो चुकी है, जिन्होंने फंड अपना पूरा इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। इस स्कीम के अंडर में अलग अलग जगह पर फंड दिया जाता है। अब आपको इस चार्ट पर आना है, ये चार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से लगभग जो 21 स्टेट है उन्होंने अपना 100% फंड यूज़ कर दिया है। जो ब्लैक कलर के आपको ये स्टेट्स दिख रहे हैं ना, इन्होंने अपना 100% से ज़्यादा फंड जो है यूज़ कर दिया है एमजी नरेगा का, जो भी इनके पास फंड अलोकेट होता था, ठीक है। उसके बाद जो ये रेड कैटेगरीज वाले आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने 90 से लेकर 100% तक अपना फंड यूज़ कर दिया है। और उसके बाद जो लाइट रेड कलर का है, जैसे ये वाला एरिया है, इन्होंने अपना 80 to 90% फंड यूज़ किया है। बाकी येलो कलर के कुछ पोर्शंस दिख रहे होंगे, इन्होंने 70 to 80% अपना फंड यूज़ किया है। मतलब आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर जो फंड है वो एमजी नरेगा का यूज़ कर दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पर ऑलरेडी काफ़ी क्रॉस हो चुका है, जो इसका बजट था उससे ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। और निगेटिव नेट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक तरीके से नेगेटिव में मामला जा चुका है। तो देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या होगा। अभी तो फिलहाल एक छोटी सी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है। देन उसके बाद जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार यहाँ पर एक्यूज़ कर रही है बहुत सारे राज्यों को कि इन्होंने जो काम है उसकी आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ा दी है। आर्टिफिशियली यहाँ पर ज़बरदस्ती इसकी डिमांड को क्रिएट किया गया काम की। देन उसके बाद इसी की वजह से आज के टाइम पर जो स्कीम है कहीं ना कहीं सफ़र करने लगी है ये। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनकी डेथ हुई है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर उनका नाम है पुनीत राजकुमार, ठीक है। एक एक्टर थे, कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हुई है, आप कह सकते हो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। तो बाकी सारी यहाँ पर इनका पूरे की पूरी सिचुएशन बताई गई है, क्या क्या हुआ था। जिम से आए थे, जिम से आने के बाद यहाँ पर चेस्ट पेन हुआ, उसके बाद अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर ने आगे रिकमेंड किया विक्रम हॉस्पिटल में, देन उसके बाद वहाँ पर डेथ हो गई है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो काफ़ी कल चर्चा में ये रहे हैं। तो आप देख पाओगे 46 की इनकी एज थी। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल हम लोगों ने देखा है, ठीक है।
है, ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो आप एक छोटा सा आइडिया इस आर्टिकल के बारे में भी रख सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप देख पाओगे इनके लिए, इनको लेकर, इनकी डेथ को लेकर पूरा एक पेज डेडिकेट किया गया है, तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल भी कहीं ना कहीं उनकी डेथ से ही रिलेटेड है। यहाँ पर आर्टिकल में कुछ स्टडीज़ और एनालिसिस ये बताती हैं कि जो हार्ट अटैक है ना, वो एक कॉमन सा एक आप कह सकते हो अटैक बन चुका है, और ये हार्ट अटैक जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो कि जिम के बाद यहाँ पर उनको हार्ट अटैक हो रहा है, जो जिमर्स हैं उनको हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो डॉक्टर्स ने बोला है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाना, सही से डाइट का ध्यान न रखना, देन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर बोला गया, हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है बहुत सारे यंगस्टर्स की डेथ हुई है, और वो सब के पीछे रीज़न है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि इस हार्ट अटैक की वजह से यहाँ पर ये डेथ देखने को मिली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई। फिर उसके बाद इनकी डेथ के बारे में बताया गया। अगेन यहाँ पर इन जो भी मतलब पहले वाले आर्टिकल में बताया गया था, यहाँ पर आप देख पाओगे वही यहाँ पर भी मेंशन किया गया है सब कुछ, ठीक है। तो मतलब एक आइडिया ही रख सकते हो इसके बारे में। फिलहाल कोई ऐसा फैक्चुअल डेटा यहाँ पर नहीं दिया गया है, कुछ फैक्चुअल डेटा दिया होता तो हम उसको स्टोर करके डेफिनेटली रखते, तो फैक्चुअल डेटा नहीं है, इस वजह से आप लोग यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल का एक एनालिसिस याद रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये भी दे रखा है को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शंस होने वाले हैं आज के टाइम पर। 11 राज्यों के अंदर आज बाई इलेक्शंस होंगे। नाउ यहाँ पर आपने मतलब आपका क्वेश्चन होगा कि इस आर्टिकल को हाईलाइट क्यों किया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बिल्कुल हाँ, इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जिनके बारे में चर्चा की गई है, कहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये बाई इलेक्शन आखिरकार होते क्या हैं? आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले मैंने लगभग 3-4 दिन लगातार बाई इलेक्शंस के बारे में आपको चीज़ें कवर करवाई थी, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एग्जैक्टली बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर टाइप करना। जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं, इसका जवाब देते रहा करो, काफ़ी हद तक यहाँ पर हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जिसका हम लोग आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डेटा है तो उसको एक लाइन में नोट डाउन कर लो, जहाँ पे भी अपने नोट्स बना रखें, वो डेटा हमारे लिए डेफिनेटली काम करने वाला है, ठीक है। और उसको हम लोग एज अ फैक्चुअल डेटा, एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है सुसाइड्स जो हैं फार्म वर्कर्स के बीच में वो इंक्रीज़ होती हुई नजर आई है। 2020 के अंदर जो फार्म वर्कर्स है उनके बीच में जो सुसाइड है वो इंक्रीज़ हुई है, मतलब कि सुसाइड उन्होंने ज़्यादा करी है। आप देख पाओगे कि 2020 के अंदर लगभग 37,666 इतने लोगों ने यहाँ पर इन लोगों की डेथ हुई है सुसाइड की वजह से, इन्होंने सुसाइड की है। अब यहाँ पर इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी वाले लोग हैं, तो आप देख पाओगे डेली वेज अर्नर्स हैं, होम मेकर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, सैलरीज पर्सन है, तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर सुसाइड की है। अगर इसको कंपेयर करें साल 2019 से, तो साल 2019 के अंदर जो डेटा था वो था 10,281, मतलब कि 10,281 इतने लोगों ने यहाँ पर सुसाइड किया था। लेकिन आप देख पाओगे इसके बाद जो 2020 का डेटा है इसमें काफ़ी बढ़कर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये आप लोग देख पाओगे 18% से राइज देखने को मिला है, ऐसा बताया गया। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स देखने को मिला, तो यहाँ पर आप देख पाओगे वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स देखने को मिली लगभग 4,000 प्लस। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो ये कुछ एरियाज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी जगह पर सुसाइड्स कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है, तो ये यहाँ पर एक डेटा आया है, इस डेटा को आप लोग अपने पास रख सकते हो और कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। इसी के नीचे एक छोटा सा आर्टिकल और है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि देखो आज के टाइम पर जो पटाखे हैं, अब दिवाली आ रही है तो पटाखे जलाए जाएंगे डेफिनेटली, तो टॉक्सिक क्रैकर्स का जो सेल है उसको बैन किया गया है, कि यानी कि जो जहरीले यहाँ पर पटाखे हैं जिनके अंदर बहुत सारे जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है उनके सेल के ऊपर बैन लगाया गया है। लेकिन क्या हो रहा है, तब भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है बहुत सारी जगह पर, तब भी यहाँ पर वो पटाखे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो टॉप के ऑफिशियल्स होंगे वही जिम्मेदार होंगे अगर ये टॉक्सिक क्रैकर कहीं कहीं जलाए गए तो, ठीक है। यानी कि जो ऑफिशियल्स बड़े बड़े यहाँ पर जो ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, कमिश्नर हो, या फिर जो हमारे डीएसपी होते हैं वो हो, तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे अगर ये
जहरीले ये जो टॉक्सिक जो है क्रैकर्स अगर जलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग टॉप ऑफिशियल जिम्मेदार माने जाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हमने पहले ही ऑर्डर पास कर रखा था ये जो कि टॉक्सिक केमिकल्स नहीं जलाए जाएंगे, टॉक्सिक क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है इसको यहाँ पर एक तरीके से नज़रअंदाज किया गया और तब भी इसका वोलेशन हो रहा है। तो इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद अब की बार यहाँ पर न्यूज़ में क्यों, देखो हर साल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसी प्रकार के स्टेटमेंट दे रहा है। पिछले साल भी हुआ था और उससे पिछले साल भी हुआ था, देन उससे पिछले साल भी हुआ था 2018, 19, 20। ठीक है, रेगुलरली यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा, पिछले साल भी हम लोगों ने आर्टिकल कवर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास करे हैं कि यहाँ पर टॉक्सिक क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन अब की बार ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब की बार पटाखों में बेरियम का इस्तेमाल हुआ है। किसका? बेरियम का। ध्यान से सुनना, ये जो बेरियम है ये कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक केमिकल है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना करा है इस बेरियम का इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहा सुप्रीम कोर्ट से कि देखो हमारी तो रोजी रोटी है, हम लोग पटाखे नहीं बनाएंगे तो हम लोग कहाँ से काम करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हम लोग बिल्कुल प्रॉपरली बैन नहीं कर रहे हैं, आप ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जो ग्रीन क्रैकर्स है जो कि जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा केमिकल जो कि हमारे हेल्थ के लिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हो, आप उसका इस्तेमाल मत करो। तो उसके बेसिस पर आप लोग अपने जो पटाखे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें मैं और बता देता हूँ। ये जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है फायर क्रैकर्स के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। तो फायर क्रैकर्स के क्या क्या नुकसान है, क्योंकि फायर क्रैकर्स के अंदर आपको बहुत सारे केमिकल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, सोडियम, लेड, मैग्नीशियम, कैडमियम, इस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं हमारे एनवायरमेंट को, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है क्योंकि कॉपर कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर देता है। कैडमियम कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड है उसकी जो ट्रैवलिंग की जो स्पीड है उसको रोक देता है, उसकी कैपेसिटी को रोक देता है। जिंक की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लेड तो इतना खतरनाक है, अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में घुस जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। लेकिन अब की बार साल 2021 के अंदर क्यों रोक लगा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर बेरियम कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और बेरियम कॉन्टेंट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए। यहाँ पर बोला यह जाता है कि जो बेरियम नाइट्रेट है बेसिकली ये यहाँ पर ग्रीन फ्लेम्स निकालता है और यहाँ पर जब भी आप क्रैकर को जलाओगे तो इसमें से ग्रीन फ्लेम्स निकलेंगी और वो एक मेटल ऑक्साइड है जो कि क्या करेगा, एयर पोल्यूशन तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ाएगा। तेज़ बजेगा लेकिन एयर पोल्यूशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा इस बेरियम की वजह से। नाउ यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। बेरियम को हम लोग BA के सिंबल के तौर पर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 56 होता है, सिंबल इसका BA है, एटॉमिक मास इसका 137.327 है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, तो बेरियम को डिस्कवर किया गया था हम्फ्री डेवी के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बन जाते हैं। तो हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट भी है तो वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर बन सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या हमारे इंपॉर्टेंट, हाँ इस पेज पर और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये रहा एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिस्कशन हुआ है, दोनों ने मिलकर काफ़ी कुछ बातचीत यहाँ पर की हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो आर्टिकल मैंने आपको अभी पटाखों के बारे में बताया है वो आर्टिकल GS पेपर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बात करी गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बातचीत करी है टॉप यूरोपियन यूनियन लीडर से, और उन लीडर से डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर बोला है कौन कौन से टॉपिक्स को चूज़ किया गया था। कोविड-19 के ऊपर चर्चा की गई है, व्यापार को लेकर चर्चा की गई है, इन सारे व्यापार को लेकर जो रिलेशंस है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में इसको लेकर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्राइडे में ये बातचीत करी है टॉप लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ में, और इन्होंने डिस्कशन किया कि अपने रिलेशंस हम लोग इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं, दोनों की फ्रेंडशिप को, दोनों की दोस्ती को और ज़्यादा कैसे गहरा कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए कुछ सिक्योरिटी रिलेशंस को लेकर बातचीत की गई, व्यापार को लेकर बातचीत की गई, कल्चर और एनवायरमेंट को लेकर भी डिस्कशन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये टॉपिक्स के बारे में चर्चा हुई है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कि यहाँ पर पहले भी एक तरीके से अराइव कर चुके हैं, अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जा चुके हैं, अब तो विजिट पर हैं, पार्टिसिपेट करेंगे G20 की समिट में। ठीक है, और यहाँ पर G20 की समिट में भी एक तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर कर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपना एंगेजमेंट बढ़ाने वाले हैं, और एंगेजमेंट इन्होंने बढ़ाना चालू भी कर दिया है। आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पर रोम के साथ भी हम लोग अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं।
प्रोडक्टिव इंटरेक्शन रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया अपनी मीटिंग को यूरोपियन यूनियन लीडर्स के साथ में, और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया कि देखो जो समिट है G20 समिट है, ये जो 16वां समिट हुआ था ये काफ़ी वंडरफुल है, यहाँ पर मतलब 16वां समिट है ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, इस प्रकार की ट्वीटिंग करी गई है। और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने भी ऐसे अलग से ट्वीट कराए कि यहाँ पर भारत के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे और होने वाले हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। जो टेंशन थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो कम होंगी, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ मिलकर अपना कॉपरेशन करेंगी क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो ये ऐसे ट्वीट यूरोपियन यूनियन की साइड से भी हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके भी तरफ से यहाँ पे ट्वीट करा गया, भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये ट्वीट करे गए। तो दोनों के रिलेशंस के बारे में ही डिस्कशन हुआ है एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3-4 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर मतलब 3-4 मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत की गई। रट चुके होंगे आपको क्योंकि हमने 3-4 बार कवर करे। कोविड-19, ट्रेड रिलेशंस, कल्चर, एनवायरमेंट, इनको लेकर यहाँ पर इन 4 मुद्दों पे बातचीत की है इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। और अभी तो यहाँ पर 31 अक्टूबर को एक और मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की क्लाइमेट चेंज वाली मीटिंग होने वाली है। तो ये भी इसका भी इंतजार रहेगा। अभी यहाँ पर आगे एक और आपको बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है। उसके बाद एक दूसरा आर्टिकल यहाँ पे बात की गई, डॉक्यूमेंट विद एनपीआर फॉर्म रिमूव फ्रॉम द सेंसस साइट। आपको मालूम होगा ये आर्टिकल पिछले दिनों कुछ चर्चा में था। यहाँ पे बात की गई है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में जिसको हम लोग एनपीआर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपको मालूम होगा, साल 2021 के अंदर हम लोग अभी सेंसस कंडक्ट कर रहे हैं, हमारे पास जनगणना भी आएगी, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट किया जा रहा है हमारे पास 2021 वाला, ठीक है। और लास्ट वाला सेंसस कब हुआ था? 2011 के अंदर। एक क्वेश्चन और आपसे बन जाएगा, वो ये है कि सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, ठीक है। अभी जो लास्ट और लेटेस्ट वाला है वो 2011 का है। अब जो एक नया बनेगा वो है यहाँ पर हमारे पास 2021 वाला, जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो अभी इसको देखते हुए जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। आप कह सकते हो कि इन्होंने क्या करा, जो एनपीआर के डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एक तरीके से पुल आउट कर लिया है। एनपीआर के डॉक्यूमेंट्स सेंसस की साइट पर डाल रखे थे, उसको हटा दिया गया, वहाँ से रिमूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एनपीआर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर ये बोला गया कि अभी भी यहाँ पर जो फॉर्म है अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर ने बोला जो ये फॉर्म है या प्रोफोर्मा यानी ये जो फॉर्म है अभी तक यहाँ पर ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, इस वजह से हम लोगों ने सेंसस की साइट से रिमूव कर दिए हैं, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया है। आपको मालूम होगा जो ये एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको सबसे पहली बार जो लाया गया था वो 2010 में लाया गया था, ठीक है। इसका जो फर्स्ट कंपाइलेशन आया था वो 2010 में आया था। देन उसके बाद इसको अपडेट किया था हमने 2015 में। तो 2015 में अपडेट करने के बाद हमने काफ़ी लंबे समय से इसको अपडेट नहीं किया है, तो इस बार हम लोग सेंसस 2021 के साथ एनपीआर को भी अपडेट कर रहे हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। जिस प्रकार से सेंसस होता है कुछ इसी प्रकार से एनपीआर भी हमारा देखने को मिलता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लोगों का रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर एनपीआर के पास ना लगभग 119 करोड़ रेसिडेंट्स का डेटा ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो ना। एक दो छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को और बता देता हूँ जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारे एग्जाम में, एनपीआर वर्सेस सेंसस करके, ठीक है। देखो अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एनपीआर का या फिर सेंसस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो जनगणना होती है, सेंसस के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है और इनफैक्ट बहुत सारे नोट्स मैंने सेंड कर रखे हैं, चाहो तो आप लोग टेलीग्राम पर एक बार सर्च करो, वहाँ पर आपको सेंसस के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सेंसस है, सेंसस के अंदर बहुत सारी डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग पहले तो लगभग 29 आइटम्स 29 आइटम्स को यहाँ पर डाला गया। अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं कि कोई व्यक्ति है, देखो घरों में जाकर सारी चीज़ें पूछी जाती है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, बर्थ प्लेस, मदर टंग, रिलीजन, डिसेबिलिटी, सब कुछ यहाँ पर डेटा लिया जाता है। इनफैक्ट इफ़ दे आर बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, इन सबको भी यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये सारा डेटा लेने के बाद हम लोग पूरा सेंसस तैयार करते हैं और उस सेंसस के माध्यम से क्या होता है, उस जनगणना के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो सरकार है हमारी वो पॉलिसीज़ वगैरह को बनाती रहती है, ठीक है। तो हर 10 साल में सेंसस को अपडेट किया जाता है, एक नया सेंसस आता है। क्यों? क्योंकि 10 साल में काफ़ी कुछ बदल जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है या फिर कम हो जाती है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उसी के बेसिस पर ये सेंसस क्रिएट किया जाता है।
और दूसरी तरफ कौन सा है, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आप देख पाओगे ये क्या करता है, मतलब बेसिक सा जो डेमोग्राफिक डेटा होता है उसी को कलेक्ट करता है, जो पॉपुलेशन वाइज डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है और कुछ बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, लीगल बेसिस पे अगर हम बात करें, जो सेंसस है ना, इसको सेंसस एक्ट 1948 के थ्रू एक तरीके से सपोर्ट मिलता है, और जो एनपीआर है इसको यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में यहाँ पर रूल किया गया है। तो इसके बारे में आप एक आइडिया रख सकते हो। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं तरीके से सेम से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार ये जो एनपीआर है ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि अब की बार क्या हुआ था, अभी 26 अक्टूबर को यहाँ पे बोला गया, द हिंदू ने यहाँ पर एक तरीके से रिपोर्ट किया 26 अक्टूबर को, ये जो फॉर्म है एनपीआर का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो ये फॉर्म है ना, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं मदर टंग के बारे में। एनपीआर के अंदर तो ये क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए थे, ऐसा यहाँ पर द हिंदू बताता है कि मदर टंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि आप कहाँ से, आपकी भाषा क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर, मदर, ये लेटर प्लेस ऑफ रेसिडेंट्स, ये सब क्या है। मतलब कि अब की बार एनपीआर में ये क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर, पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, ऐसा यहाँ पर द हिंदू का कहना है। आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें देख पाओगे। ओके, तो अभी यहाँ पर एनपीआर को सेंसस साइट से रिमूव किया गया। क्यों रिमूव किया गया मैंने आपको बता दिया, फॉर्म अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। एनपीआर क्या होता है, सेंसस क्या होता है, सब चीज़ें आपको इस आर्टिकल में क्लियर हो चुकी हैं। ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, और ये आर्टिकल अगेन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अपने रिलेशंस को इंक्रीज करेंगे, आने वाले 10 साल में और ज़्यादा अच्छी तरीके से कोऑपरेशन होने वाला है, और ये सब कुछ एग्रीमेंट हो चुका है इंडिया इजराइल के 15वां जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बीच में। ठीक है, ये जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर 27 को मीटिंग ये देखने को मिली थी, कहाँ पर, तेल अविव इजराइल के अंदर। तो यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ कि आने वाले टाइम पर दोनों कंट्रीज अपने डिफेंस रिलेशंस को, अपने मिलिट्री रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने वाली हैं। तो आर्टिकल में बस इतना सा ही दम है, ये छोटा सा ही आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक छोटा सा अपडेशन ये भी दे रखा है, सूरत ने अभी यहाँ पर एक अवार्ड जीत लिया है। सूरत जो जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पे उनको उस जगह को एक अवार्ड मिला बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है, उसकी वजह से यहाँ पर सूरत को यह अवार्ड मिला, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर कोची को भी काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है, कोची के साथ साथ और भी एरियाज़ हैं, दिल्ली को बेस्ट मेट्रो का अवार्ड मिला है। तो ऐसी यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें इन्फॉर्म की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब काम का आर्टिकल नहीं है फिलहाल, यहाँ पर एक आइडिया होना चाहिए, तो मैंने आपको ये दे दिया है। सिर्फ आपको ये देखना है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड सूरत को मिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 14 पर आप देख पाओगे, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है कि जो हमारे एग्जाम से रिलेट करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है, आप लोग आराम से इसको छोड़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट आते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। पहला आर्टिकल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सभी आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे बात की गई है पहले आर्टिकल में, यूएस जो है वो अपने रिलेशंस को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है ताइवान के साथ। ठीक है, ऐसा यहाँ पर यूएस ऑलरेडी कर चुका है, अभी बहुत सारे स्टेटमेंट जो बाइडन के थ्रू भी आए थे, और अभी भी यहाँ पर ये ऐसी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में पब्लिश की गई। तो यूएस चाहता है कि अपने रिलेशंस को ताइवान के साथ और ज़्यादा इंक्रीज करना। ताइवान अपने आप में एक सेल्फ रूल्ड आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना यहाँ पर क्लेम करता है कि ताइवान हमारा है, ताइवान कहता है कि नहीं हम किसी के पार्ट नहीं है, ताइवान एक अलग से एक सॉवरन स्टेट है, ताइवान ये बोलता है। ठीक है, उसके बाद आप देख पाओगे लगातार जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ताइवान वाले रीजन के अंदर, लगातार उसमें इंकर्जन करता है, घुसने की कोशिश करता है, बहुत सारे अपने एयरक्राफ्ट्स का भी भेज देता है, कभी अपनी नेवी को भेज देता है। तो ऐसा यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि चाइना, मैंने जैसे बताया, कहता है कि ताइवान हमारा पार्ट है। देखो एक टाइम पे अगर इतिहास देखें तो ताइवान हाँ एग्जैक्टली हुआ करता था चाइना का पार्ट, लेकिन आप कह सकते हो बाद में यहाँ पर कुछ सिविल वॉर वगैरह की वजह से सिचुएशन अलग बैठी, उसके बाद ये अलग से एस्टेब्लिश हुए। ताइवान के यहाँ पर सब कुछ अलग हो गया, इनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग आ गया, संविधान के साथ साथ इनका फ्लैग भी अलग आया। उसके बाद आज के टाइम पर जो बहुत सारी कंट्रीज है वो ताइवान को एज अ कंट्री रिकग्नाइज भी करती हैं। ताइवान आज के टाइम पर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी है। तो ताइवान अब नहीं चाहता कि हम लोग चाइना के साथ जुड़ें। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। उसके बाद यूएस ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग अपने ताइवान के साथ रिलेशंस को बढ़ाएंगे, खासकर कौन से मामले में, साइबर सिक्योरिटी के मामले में, सप्लाई चेन के बारे में, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, ये मेंशन किया गया। साथ साथ दोनों जो कंट्रीज़ हैं एक तरीके से यहाँ पर ताइवान के लिए जो सपोर्ट है यूएस का वो रॉक सॉलिड होने वाला है, ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, बहुत सारे ऑफिशियल्स ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद यूएस यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और आपको मालूम होगा हाल ही में एक इंटरव्यू हो रहा था जहाँ पर जो बाइडन से पूछा गया
कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो क्या यूएस खड़ा है? जो बाइडेन ने बोला बिल्कुल हाँ, यूएस खड़ा है, यूएस पूरा सपोर्ट में रहने वाला है ताइवान के। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिलेशंस है कहीं ना कहीं चाइना यूएस के वो ख़राब हो गए हैं। और चाइना और यूएस के जो रिलेशंस है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टॉपिक ये ताइवान है, जिसकी वजह से ख़राब रहते ही रहते हैं, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है कि जो यूएस है, यूएस आज के टाइम पर बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो भी एक तरीके से प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी यहाँ पर बेच रहा है, आर्म सेल्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि जो ताइवान है उसके पास एबिलिटी आ जाए, वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो ये सारे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो आज के टाइम पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं ताइवान के पास, और भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ताइवान के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने मेंशन किया कि हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ जो यूएस के सोल्जर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत नंबर में यूएस के सोल्जर्स है जो कि हम लोगों को हमारी हमारी जो फोर्सेस हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने कल स्टेटमेंट देखा था, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद यूएस जो है हेल्थ क्लाइमेट चेंज को लेकर, कल्चर एजुकेशन को लेकर भी ताइवान के ऊपर काम करने वाला है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो बात ये करता है, यूएस और इंडिया दोनों ने मिलकर तालिबान से बोला, तालिबान जो कि आज के टाइम पर अफगानिस्तान पर रूल कर रहा है, ठीक है। तो यूएस और इंडिया दोनों ने तालिबान से बोला कि आपको इंश्योर करना है, आपको यहाँ पर मेक श्योर ये करना है कि जो अफगान की सॉइल है वहाँ पर, अफगान की ज़मीन पर जो आतंकवाद है वो ना बढ़े, ठीक है। तो इंडिया और यूएस ने ये बोला कि तालिबान को यहाँ पर इंश्योर ये करना होगा कि अफगानिस्तान कहीं ऐसी कंट्री ना बन जाए जो कि आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बन जाए, एक सेफ जगह बन जाए, ठीक है। तो अब तालिबान को ये फोकस रखना है कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद बिल्कुल भी ना बढ़े, जो टेररिज्म है वो यहाँ पर ना बढ़े। तो यहाँ पर ये फोकस रखा गया इंडिया और यूएस का। तो इंडिया और यूएस ने यही सारी चीज़ें बोली हैं तालिबान के साथ, तालिबान से ये बोली हैं। और उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारे और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उनको भी ख़त्म करना होगा। ये सब बोला गया, थर्सडे में एक मीटिंग हुई थी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोला कि आप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाओ, ठीक है, कुछ भी करो लेकिन यहाँ पर आतंकवाद नहीं बढ़ने देना है। तो क्योंकि आतंकवाद अगर अफगानिस्तान वाले एरिया में बढ़ता है तो इससे और भी बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर कंसर्न और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर यूएस हमारा साथ दे रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो यूएस यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इस मामले में, ताकि हम लोग आतंकवाद से लड़ सकें। और ऐसा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है ताकि हम लोग तालिबान के ऊपर फोर्स कर सकें, तालिबान के ऊपर जोर डाल सकें, ताकि वहाँ पर यह आतंकवाद को ना बढ़ावा दे। उसके बाद यहाँ पे आपको मालूम होगा एक और बात, अभी यहाँ पर पिछले 2 महीने पहले इंडिया के पास यहाँ पर यूएनएससी के अंदर प्रेसिडेंसीशिप थी, ठीक है। तो यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ बिल्कुल वही वाला काउंसिल है जहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यूएनएससी के अंदर जो रिजोल्यूशन 2593 है इसको पास किया गया था अभी थोड़े टाइम पहले। जो रिजोल्यूशन 2593 है ना, इसमें भी यहाँ पर यही फोकस रखा गया था, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की टेरिटरी कभी भी आतंकवादी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, आतंकवाद यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये भी रिजोल्यूशन पास किया गया था और इसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट भी किया था। तो आज के टाइम पर अफगानिस्तान के ऊपर हम लोग बार बार यही फोकस कर रहे हैं, तालिबान के ऊपर बार बार यही जोर दे रहे हैं कि कुछ भी करना लेकिन अपने टेरिटरी के अंदर, अपने ज़मीन पर आतंकवाद को बढ़ने मत देना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर म्यांमार के क्राइसिस के बारे में चर्चा हो रही है। आपको मालूम होगा म्यांमार में हमने देखा है मिलिट्री कू देखने को मिला। मिलिट्री कू मतलब मिलिट्री का तख्ता पलट हुआ और वहाँ पर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वहाँ के लीडर हुआ करती थी, जो पहले पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, डेमोक्रेसी वहाँ पर हुआ करती थी, तो उस समय एक लीडर हुआ करती थी ऑन्ग सुन सू की। तो ऑन्ग सुन सू की को आज के टाइम पर जेल में डाल दिया गया है, लगभग 20 साल तक यहाँ पर जेल में डाल दिया गया है। ये काम किया गया म्यांमार की मिलिट्री के थ्रू। तो आप कह सकते हो कि मतलब अब 20 साल तक यहाँ पर जेल में डाला गया। और अब इसके भी पीछे यहाँ पे बोला गया रीज़न ट्रेजन का, ट्रेजन का रीज़न मतलब राजद्रोह। बोला गया इन्होंने राजद्रोह किया है, इसकी वजह से यहाँ पर ये जेल में सज़ा काटेंगी और इतने लंबे साल की सज़ा काटेंगी। म्यांमार के अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब है। म्यांमार के अंदर टर्मोइल देखने को मिला है लगभग 1 फरवरी से। आपको मालूम होगा 1 फरवरी को ही यहाँ पर म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू आया था, तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद आज तक लगभग बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया था, मुझे दिख नहीं रहा है, 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और वो जो जान गई है लोगों की, वो पता है किसने मारा है? म्यांमार की मिलिट्री ने। तो मतलब आप समझ सकते हो कि एक कंट्री के अंदर सिचुएशन क्या होगी जब वहाँ की मिलिट्री खुद अपने लोगों को मार रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। म्यांमार के बारे में मैंने आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, इसके मिलिट्री कू के बारे में, ठीक है। ग्रीन क्रैकर क्या होते हैं, तो ग्रीन क्रैकर के बारे में मैंने आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी थी, जो कि आर्टिकल थोड़ी देर पहले आया था।
म्यांमार के मिलिट्री कू के बारे में मैंने आपको ये समझा दिया है कि 1 फरवरी को क्या इंसिडेंट हुआ था। देखो, मिलिट्री का जो राज है ना वो पहले भी हुआ करता था म्यांमार के अंदर, बहुत पहले, लगभग 50 साल तक और मिलिट्री का राज चला था। लेकिन उसके बाद 2011 के अंदर आप देख पाओगे इनका मतलब कि जो पार्टीज़ वगैरह, पॉलिटिकल पार्टीज़ वो बनकर आई। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्शंस चलते रहे, लगातार इलेक्शन चले, डेमोक्रेसी मेंटेन रही थी। लेकिन 2011 के अंदर ये डेमोक्रेसी फिर से ख़त्म हो चुकी है। ऑन्ग सान सू की कौन है, तो आपको ये वाली यहाँ पर ये पर्सनैलिटी दिख रही होंगी, ये हैं। ठीक है, और म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री लीडर है वो यहाँ पर आपको ये मिलिट्री लीडर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। उसके बाद आगे आते हैं तो पेज नंबर 16 आएगा, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल ये है जो कि ज़बरदस्त है, बस खाली यहाँ पर आपको डेटा तो याद नहीं रखना है, डेटा चेंज होता रहता है इकोनॉमिक्स के अंदर, यही खास बात है। तो यहाँ पर आप लोग एक टर्म सीख सकते हो, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट आज के टाइम पर 35% तक टच हो चुका है, ऐसा बताया गया। एक टाइम पर ये बहुत ज़्यादा था, 115% तक पिछले साल, मतलब हम बहुत ज़्यादा नुकसान में थे। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मतलब है, ये मान लो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है जब बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, रेवेन्यू कम हो जाती है, तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। खर्चे बढ़ जाएं और कमाई कम हो जाए तो वो फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन कहलाती है। और ये सिचुएशन पिछले साल बहुत ज़्यादा थी, आज के टाइम पर थोड़ा सा हम लोग रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं हुई है, ये बताया गया। और फिर अलग अलग डेटा बताया गया कि इतने टाइम पर इतना पैसा कम हुआ, इतने टाइम पर इतना पैसा खर्चा गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डेटा चेंज होता रहता है, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में जानना था, आई होप आपको वो भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो हमारे कोर सेक्टर्स है, जो 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर्स है, वो लगातार ग्रो हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धीमी गति से ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, हमने ये देखा। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी पॉजिटिवली ग्रो हुआ है, चाहे वो कोरोना का टाइम हो तब भी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो होता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी हमारा जो एक सेक्टर काफ़ी बुरी तरह से हिट हुआ है वो एनर्जी का सेक्टर। कोल क्राइसिस हम लोगों ने देखे थे, वो यहाँ पर मेंशन किया गया, तो आर्टिकल में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। एक है कोल सेक्टर हमारे पास, दूसरा क्रूड ऑयल, तीसरा नेचुरल गैस, उसके बाद एक रिफाइनरी, देन उसके बाद स्टील, देन सीमेंट, देन फर्टिलाइजर, देन इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास 8 सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि देखो यहाँ पर कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी बुरी हालत थी हमारे सारे ही सेक्टर की, लेकिन अभी हम लोग काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी धीमी गति से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ हो रही है। नेचुरल गैस के मामले में हम लोग, नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है, बताया गया सितंबर के महीने में। उसके बाद और भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पॉजिटिवली ग्रो हुई है। क्रूड ऑयल वाला जो सेक्टर है वो भी यहाँ पर नहीं, इस पर थोड़ा सा हम लोग को हालत ख़राब देखने को मिली है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो हमारा रेगुलरली ग्रो हो ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कोल सेक्टर है, कोल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले, क्योंकि अभी हमने हाल ही में काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर करे थे कि कोयले की वो जो क्राइसिस है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। क्यों हुआ क्या था, जो कोयले की खान होती है, जहाँ पे कोयले की माइनिंग होती है, खुदाई करके निकाला जाता है, ठीक है, तो उस जगह से ही कोयला डिस्पैच नहीं हुआ। डिस्पैच मतलब वहाँ से निकाला नहीं गया, अब वहाँ से निकला नहीं तो कोयले का यूज़ हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाया, उसके पीछे का रीज़न ये था, हमने पिछले महीने हमने देखा बाढ़ इतनी ज़्यादा आई हुई थी, बारिश इतनी ज़्यादा भरकर हुई है, जिसकी वजह से डिस्पैचिंग नहीं हुई है। डिस्पैचिंग नहीं हुई तो इसके बाद हम लोगों ने कोल क्राइसिस भारत के अंदर देखे। अब आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं अब डायरेक्टली अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। आज हमारे पास बेसिकली 3 एडिटोरियल है डिस्कस करने के लिए। एक आर्टिकल ये है, एक आर्टिकल ये है। इस आर्टिकल मतलब ये दोनों ही आर्टिकल सरकार के अगेंस्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो हमेशा ओपिनियन पे कभी मत जाना, अपने ओपिनियन भी रखने होते हैं। मैं फिलहाल आपको ये आर्टिकल कवर करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ऑथर ने लिखा है वही बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल सच है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको अपने ओपिनियन भी देख रहे होंगे और देखना होगा क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर बोलते हैं एडिटोरियल बहुत सोच समझ के पढ़ना होता है और इसका यूज़ बहुत सोच समझ के करना होता है। उसके बाद एक आर्टिकल ये हमारे काम का नहीं है, चाइना के अंदर एवरग्रांडे का क्राइसिस देखने को मिला था, आपको मालूम होगा। इसके बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब बहुत पुराना आर्टिकल हो चुका है, इसको आप स्किप कर सकते हो। एवरग्रांडे वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी देखने को मिलेगी जो कि क्राइसिस में चली गई, वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार हो गया। चाइना के अंदर जो सबसे बड़ा इकोनॉमी के अंदर जो क्राइसिस देखने को मिला वो उस एवरग्रांडे कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। इसके अंदर लोगों ने पैसा लगा रखा था, ये कंपनी डूबती जा रही थी और इसका इतना ज़्यादा उधार हो चुका था। एक तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लोगों को घर बना कर दिया करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लोग यहाँ पर पैसा निकालने गए, पैसा मतलब लोगों ने जो शेयर खरीद रखा था इसका, तो लोग जब पता चला कि इसकी बुरी हालत हो चुकी है, लोग गए तो लोगों को पैसा भी नहीं मिला। वही सारी सिचुएशन यहाँ पर समझाई गई है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना के बारे में है, तो चाइना अपने आप में देखे।
उसके बाद एक आर्टिकल ये है म्यांमार के मिलिट्री कू के बारे में डिस्कशन किया गया, इसको हमने अभी देखा है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली बात, अच्छा जो मैं वो कह रहा था ना कि 1000 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस वाले आर्टिकल के अंदर। तो मैं कहता रहा हूँ मैंने कहीं पढ़ा तो है, वो यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पे ये वाली बात। अब आपको ये दूसरा पेज, दूसरा तो पेज पे कुछ भी नहीं है क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे में यहाँ पर दूसरा पेज पे ग्राउंड जीरो आता है और वो वाली खबर आई है जो कि आप सभी को मालूम ही है, ठीक है। ग्राउंड जीरो नहीं पढ़ना होता है। अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है सिली पॉइंट को लेकर। सिली पॉइंट मतलब क्या है, यहाँ पे बोला गया सरकार का क्या कहना है। सरकार ने एक बहुत गलत स्टेप उठाया, वो ये है कि अभी हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था 24 अक्टूबर को। उसके बाद मैच के बाद पाकिस्तान जीता, सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है सब लोगों को। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुस्लिम्स लोगों ने यहाँ पर बताया गया सेलिब्रेट कर दी पाकिस्तान की विक्ट्री को, पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। बहुत सारे आर्टिकल्स में एंटी स्लोगन बोला गया कि हाँ एंटी स्लोगन उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस एडिटोरियल में एंटी स्लोगन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में यहाँ पर क्या बोला गया कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स है, ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स, जितनों लोगों को भी यहाँ पर कस्टडी में लिया गया, कौन से एक्ट के अंदर में, UAPA एक्ट के अंदर में। इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, ताकि यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्या करा, बहुत सारे लोगों को कस्टडी में लिया। तो ये चीज़ें मेंशन की जा रही है, सरकार ने ये काम गलत किया है। एडिटोरियल में यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर सरकार का जो डिसीजन है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पुलिस है उन्होंने लगभग 2 केस रजिस्टर करे UAPA के अंदर में, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग निकले जम्मू एंड कश्मीर के, और भी बहुत सारे लोग निकले जिनको चार्ज किया गया IPC सेक्शन 153 के अंडर में, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं दुश्मनता को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, दुश्मनी को प्रमोट कर रहे थे, ऐसा कब बोला गया। IPC सेक्शन का जो 153 है वो यही बोलता है, कोई अगर दुश्मनी को प्रमोट करता है आगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसी को IPC के अंडर में चार्ज किया जाता है। उसके बाद और भी इसी प्रकार के केसेस देखने को मिले। एक लेडी निकल कर आई, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर विक्ट्री को एक तरीके से सेलिब्रेट किया। एक तरीके से वो स्कूल टीचर थी, स्कूल से यहाँ पर उनको जॉब से निकाल दिया गया। ये चीज़ें देखने को मिली। मतलब 4-5 केसेस हम लोगों ने देखे हमारी कंट्री में पाकिस्तान के विक्ट्री के ऊपर यहाँ पर काफ़ी हद तक सेलिब्रेशन हुआ है, ठीक है, ये चीज़ मेंशन करी गई। देन उसके बाद यहाँ पे बोला क्या, यार ये क्या मतलब है कि यहाँ पर पाकिस्तान की विक्ट्री के ऊपर सेलिब्रेशन हुआ, उसके बेसिस पर आप लोगों ने लोगों को अरेस्ट कर लिया। इसका कोई मतलब उठता है? अरेस्ट कर लिया, किस बेसिस पर अरेस्ट किया है आपने? यहाँ पर ये भी तो एडिटोरियल के अंदर बताया गया। यहाँ पर कंट्री के हम लोग कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन क्या डेमोक्रेसी एग्जैक्टली है, ये भी चीज़ मेंशन करी गई। देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया 2-3 कंट्रीज़ का। इन्होंने बोला यूएस की बात करते हैं। यूएस के अंदर आपको सिटीजन्स देखने को मिलेंगे। यूएस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो कि भारत जब जीतता है तो उसके लिए यहाँ पर चांट करते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। या फिर बहुत सारे इंडियंस लोग हैं वहाँ पर यूएस के अंदर, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि विक्ट्री जब होती है, जीत हासिल होती है, तो वहाँ पर खूब या एक तरीके से मतलब कि विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश के अंदर भी ये सब देखने को मिलता है। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स भी यहाँ पर अपनी कंट्री को खुद की कंट्री को बू करते रहते हैं, ठीक है, खुद की कंट्री को बू करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया वगैरह को काफ़ी हद तक प्रेज़ करते हैं ये कंट्रीज़। तो मतलब इन कंट्रीज़ के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। क्योंकि मतलब इन कंट्रीज़ के अंदर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसा क्यों है, ऐसा एडिटोरियल में मेंशन किया गया। उसके बाद बोला गया कहीं ना कहीं ये मतलब हाइपर नेशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा, टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म देखने को मिलेगा। ये एक बैड कंडीशन में आपने चीज़ें क्रिएट करी हैं, ठीक है, काफ़ी बुरी चीज़ें हैं। और बोला गया है कि हमने बीजेपी ने लिंक कर दिया क्रिकेट को नेशनलिज्म से, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अगेन यहाँ पर क्या करा गया, अब बीजेपी को क्रिटिसाइज़ किया गया है और यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करा कि एक तरीके से लिंक कर दिया क्रिकेट को नेशनलिज्म से, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे बोला कि देखो आज के टाइम पर ये जो स्टेप उठाया गया ये बहुत सिली स्टेप है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, ऐसा करना बिल्कुल बेकार था, ऐसा एडिटोरियल में मेंशन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया कि जो भी लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको UAPA एक्ट के अंडर में अरेस्ट किया गया है। तो अगेन UAPA एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसको हम लोग बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। UAPA को पास किया गया था 1967 में। इसका मेन काम होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने का। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या होती है, मान लो कोई भी एक्टिविटी जो कि भारत की सॉवरेटी या फिर भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में काम कर दे, भारत की सॉवरेटी या फिर भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाए, उसको हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट करते हैं। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से एक स्टेप ले लिया जाता है जो कि UAPA के अंडर में आता है, ठीक है। ये जो एक्ट है ये काफ़ी सारी पावर्स देता है
हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में ध्यान रखना है। इस एक्ट के अंदर में मान लो किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है तो उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है या फिर उम्र कैद की सज़ा भी की जा सकती है। और इस एक्ट के अंदर में जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको तो चार्ज किया ही जा सकता है, इंडियन नेशनल्स के साथ साथ जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको भी चार्ज किया जा सकता है। ये मेंशन किया गया, अगर वो कहीं ना कहीं भारत की सोवरेनिटी के लिए खतरा पैदा होते हैं तो फिर उनको भी चार्ज किया जा सकता है। यूएपीए के अंडर में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मान लो किसी ने अरेस्ट किया तो अरेस्ट होने के बाद क्या होगा, उस अरेस्टिंग को लेकर एक चार्जशीट तैयार की जाएगी। 180 दिन के अंदर अंदर उस चार्जशीट को तैयार किया जाना होता है, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर यूएपीए एक्ट के अंदर में 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ था, एक बदलाव हुआ था। और वो अमेंडमेंट क्या हुआ कि इसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी पावर्स इसके पास वो तो थी, इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को और ऐड कर दिया गया। मतलब इसके पास हमने और पावर बढ़ा दी गई कि आतंकवाद को लड़ने में यहाँ पर इस यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और जैसे यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट को ऐड किया गया, उसके बेसिस पर बहुत सारी आतंकवादी जो आउटफिट्स होते हैं उनको बैन भी किया गया। उसके बाद 2019 में वापस से इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था अगस्त के टाइम पर, और यहाँ पर अब फिर से और पावर्स बढ़ा दी गई यूएपीए के अंडर में। अब इनको पावर ये दे दी गई कि अभी तक यहाँ पर ये आतंकवाद से लेकर टैकल कर सकते थे, अब इनके पास पावर ये आ गई कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति को ये आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा वाला आर्टिकल है वो बात करता है म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार आपको मालूम होगा, एक अभी हाल ही में जो आसियान कंट्री इनके थ्रू डिसीजन लिया गया था। आसियान के अंदर कितनी कंट्रीज़ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि आसियान के बारे में काफ़ी बार पढ़ा रखा है। चाहो तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करके देख सकते हो। अब आप कहोगे बार बार टेलीग्राम पर बोला गया, देखो मैंने चीज़ें पहले ही पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, सेंड कर रखा है, तो मैं तभी बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वहाँ पर जाकर एक बार देख भी सकते हो चाहो तो। जो आसियान है, अब यहाँ पर आसियान ने क्या करा, म्यांमार को एक्सक्लूड किया। आसियान का समिट हुआ था अक्टूबर 26 से लेकर 28 तक, और यहाँ पर इस मीटिंग में म्यांमार को नहीं बुलाया गया। ठीक है, क्योंकि म्यांमार के अंदर अपने आप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने कब्जा कर रखा है म्यांमार के ऊपर। जो वहाँ की लीडर हैं अब उनको यहाँ पर जेल करवा दी गई है, ऑंग सान सू की को। ये आप देख पाओगे 1 फरवरी को यहाँ पर यह पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था, और लगभग यहाँ पर 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और वो सब लोगों की जो जान गई है उन सबको म्यांमार की मिलिट्री ने खुद ने मारा है, आप देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया पहले भी यहाँ पर वही, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी ऐसे ही मिलिट्री का कब्जा हुआ करता था, लेकिन वापस से आज के टाइम पर देखने को मिला है। बीच में अच्छी खासी डेमोक्रेसी चल रही थी, लेकिन उस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया। लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को वापस से डेमोक्रेसी चाहिए। आज के टाइम पर जो म्यांमार की मिलिट्री के लीडर हैं उनका नाम है मिन ऑंग लैंग, आपको मालूम होगा। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर हुआ करती थी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को हटाया गया है वो NLD हुआ करती थी, जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, वो यहाँ पर ये NLD पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, और उसी की लीडर हुआ करती थी ऑंग सान सू की। इनको भी अभी यहाँ पर एक तरीके से अरेस्टिंग की गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आसियान कंट्रीज़ ने यहाँ पर प्लान किया कि हम लोग म्यांमार को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि म्यांमार के अंदर वायलेंस काफ़ी बढ़ चुका है। और आसियान कंट्रीज़ का मेन फोकस ये भी रहा कि म्यांमार के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, शांति को बना सकते हैं। और म्यांमार की मिलिट्री को हमने बोला है कि देखो क्या होगा कि आप लोग को पीस को वहाँ पे मेंटेन करना है, वापस से चीज़ों को आपको रिकवर करना है। ठीक है, तो यही मेन फोकस है। और यहाँ पर एडिटोरियल में लास्ट में इन्होंने मेंशन ये किया है कि जो देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, उन सबको लगातार प्रेशर डालना चाहिए म्यांमार की आर्मी के ऊपर, ताकि वापस से वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो पाएँ जैसे पहले हुआ करती थी। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है इन इंडिया द स्टडी सब वर्जन ऑफ इक्वालिटी। मतलब भारत के अंदर जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी का काफ़ी बड़ा विनाश हुआ है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने लिखा है। तो 2-4 चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिकल हमारे काम का है ही नहीं, लेकिन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्रिटिसाइज के बेसिस पर बताई गई हैं। अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं तो यहाँ पर ऑथर ने लिखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है डायरेक्ट एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पर है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में मेंशन की गई हैं ऑथर के थ्रू। अब क्या क्या मेंशन की गई हैं, और इसी के बेसिस पर इन्होंने बोला है जो इक्वालिटी है वो हमारे यहाँ बची नहीं है, इक्वालिटी को ध्यान में रखा नहीं जा रहा है, ऐसा बोला गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं भारत एक डेमोक्रेसी है, लेकिन कहीं पर भी डेमोक्रेसी वाली बात देखने को नहीं मिलेगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे नहीं, ये यहाँ पर ऑथर का मेंशन है। अब यहाँ पर बोला गया डेमोक्रेसी का जो सेंट्रल एडिफिस होता है, एडिफिस मतलब जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल भवन होता है, वो मेन यहाँ पर इक्वालिटी ही होता है। लेकिन इक्वालिटी में यहाँ पर आपने इक्वालिटी का ई भी नहीं रखा है, इक्वालिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब इक्वालिटी खत्म किस बेसिस पर हुई है, इन्होंने यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ें बताई हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप देख पाओगे हमारे भारत के जो संविधान है वहाँ पर इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, इक्वल राइट्स है सभी लोगों के लिए। लेकिन आप देख पाओगे बहुत सारे जो मतलब इक्वालिटी क्या है, जो
स्मॉलर ग्रुप्स हो गए, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो गई, दलित्स हो गए, सबको यहाँ पर एक इक्वल तरीके से ट्रीट करना, या फिर कोई कलर, रेस, लैंग्वेज, फेथ, कास्ट, रिलीजन, फूड के बेसिस पर कोई भेदभाव ना हो, सबको इक्वली ट्रीट करना, इसको हम लोग इक्वालिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर पहला यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, इक्वालिटी कहाँ पे बेकार हुई, वो ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर। ठीक है, क्या हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, नॉन मुस्लिम्स को यहाँ पर तो एक तरीके से प्रायोरिटी पर रखा गया, मतलब रखा गया, और आप कह सकते हो कि जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको टारगेट किया गया, ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर इन्होंने लिखा कि जो जिहाद है, ठीक है, लव जिहाद जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लव जिहाद की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी इंटरफेथ कपल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे लॉज भारत के अंदर लाए गए हैं। गुजरात ने यहाँ पर इनफैक्ट इंटरफेथ मैरिज को क्रिमिनलाइज कर दिया कि यहाँ पर कोई इंटरफेथ मैरिज करेगा, कोई यहाँ पर आप कह सकते हो कि हिंदू मुस्लिम कोई मैरिज हो रही है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक लॉ पास किया गया था, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन जो है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर एक लॉ है। ये लगभग यहाँ पर अभी तक 63 एफआईआर्स फाइल्ड हो चुकी हैं। यहाँ पर भी एक तरीके से इस चीज़ को रोका जा रहा है, इंटरफेथ मैरिज को रोका जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इनका द्वारा कहना यह है कि इसी प्रकार का लॉ मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर ये चीज़ मैंशन की गई है बहुत सारी जगह पर। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि फिर उसके बाद जो मुस्लिम्स मैन हैं, मतलब कि मुस्लिम्स के अंदर जो 3 तलाक वाला सिस्टम था, इसको यहाँ पर आउटलॉ किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, यहाँ पर इसको खत्म किया गया, इसको क्रिमिनल एक्ट के अंदर में लाया गया। ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि वापस से किसको टारगेट किया गया, मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। उसके बाद बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले हैं। थर्ड यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा जो बीफ है, यानी कि जो एक बीफ होता है उसको बैन किया गया, फूड को क्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है, फूड को कुछ क्रिमिनलाइज लॉस के अंदर लाया गया, जो बीफ है उसको बैन किया गया। उसके बाद बोला यह गया कि इंडिया के अंदर जो बीफ है वो सबसे ज़्यादा खाया गया है 2014 के बाद से, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बीफ अटैक भी हो रहा था। अब यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया गया है। उसके बाद बोला गया जो हमारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है आज के टाइम पर वो इग्नोर कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर है कि आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं और लगातार आपको जो सोशल मीडिया पर हेट मैसेज हो रहा है, ठीक है, उसको रोकना है, ठीक है, या फिर जो एंटी मॉब लिंचिंग लॉज हैं, ठीक है, उनको लेकर आना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन इस चीज़ों के ऊपर ना ही राज्य सरकार काम कर रही है ना ही केंद्र सरकार काम कर रही है। वो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो फोकस नहीं कर रहे हैं सही से, जो लॉज वगैरह बनाने चाहिए वहाँ पर नहीं बना रहे हैं, जहाँ पर नहीं बनाने चाहिए वहाँ पर बना रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो एक तरीके से शरण लेने के लिए आए, वो रेफ्यूजी के तौर पर आए, उनके प्रति काफ़ी भेदभाव हो रहा है आज के टाइम पर, ठीक है। और वॉयलेंट मॉब्स, मतलब कि पिछले कुछ टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे अटैक भी देखे हैं, ठीक है। मुस्लिम्स बिजनेस को शट डाउन किया गया, वेजिटेबल सेलर्स के ऊपर अटैक किया गया, बैंगल सेलर के ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। तो आप देख पाओगे इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो यहाँ पर इनके थ्रू ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो एंटी मुस्लिम चल रही हैं। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो इक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं विनाश हो चुकी है, इंडिया की इक्वालिटी खत्म हो चुकी है। ये चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर उन्होंने कंपेयर करा कुछ और कंट्रीज से, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, ठीक है, इन कंट्रीज़ से कंपेयर किया है। इन कंट्रीज़ के अंदर चीज़ें फिर भी अलग चल रही हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया। इन कंट्रीज़ के अंदर जो इन्होंने बोला कि जो डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ के अंदर वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है कि वहाँ पर एक तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नए लॉज एंड नॉर्म्स तो नहीं लाते रहते हैं, मतलब कुछ एक तरीके से भेदभाव करने के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हमेशा आते नहीं रहते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हमेशा आते रहते हैं, लेकिन वहाँ उन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हैं। आई होप आपको ये भी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, जो भी चीज़ें थी ऊपर ऊपर की चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग अपने लेक्चर को भी ख़त्म करेंगे। ओके, तो गाइज़ आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नोट्स वगैरह मैंने सारे सेंड कर दिए हैं टेलीग्राम पर, मेक श्योर करना ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।